इस देश को क्या सैनिकों की जरूरत है? क्यों न हम आगे हो? पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से लगभग जितने हमारे फौजी भाई भी हैं, सिविलियंस भी हैं, संत महात्मा भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, एक ही बार में सन 2024 में ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट होगा। दलालों को हटाने का काम सरहद से लौट के आप लोगों के जिम्मे है, क्योंकि आपने सीमाओं पे तो अपने खून खूब बहाया। इधर आपके पेरेंट्स, अभिभावक, माता पिता, क्योंकि आप भी बहुत सामान्य परिवार से आते, क्योंकि देश लुटा है। सैकड़ों साल आक्रांताओं ने इस देश को लूटा है। तो इस देश में परिवार मूलक प्रबंधन करने के लिए 3 स्तंभों को हम आह्वान करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, एक साहित्यकार प्लेटो ने बोला है कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा अपराध यह है कि मूर्ख, भ्रष्टाचारी और निकम्मे लोग आपके ऊपर शासन करने लगते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज इसी चीज को एक बड़ा वीडियो, एक अनोखी पहल लेके आया हूं और मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आज इस देश को क्या सैनिकों की जरूरत है? जब सरकारी तंत्र ये कह सकता है कि सैनिक छुट्टी में आकर के चुनाव या देश की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे, अग्निवीर रिटायर होने के बाद समाज को एक नई दशा और दिशा देंगे। जब हम किसी के पीछे होकर के ये सब काम करें, क्यों न हम आगे हों, यानी क्यों न हम राजनीति में उतरें और इसके लिए एक सेना से संबंधित राजनीतिक पार्टी का जो निर्माण किया है और एक उसका आविष्कार हो रहा है, उसकी जरूरत हो रही है, उसको पूरा कर रहे हैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। हाँ जी दोस्तों, मैं आज उनके साथ लाइव हो रहा हूं कि आखिर क्यों बनानी पड़ रही राजनीतिक पार्टी और कितना बड़ा कैडर होगा, कौन कौन से लोग जुड़ेंगे, किस तरह आप समाज को अपने साथ जोड़ोगे, किस तरह आप भरोसा दिलाओगे, इन सब आपके सवालों को लेकर मैं आया हूं। मेरे साथ हैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सर। इस्लाम सर। जय हिंद सर, आपका स्वागत है। जैसे मैंने बिल्कुल कहा था कि राजनीति में हिस्सा न लेने का कारण है कि आप मूर्ख लोगों को बढ़ावा दे रहे हो और आपकी पहल का हम स्वागत करते हैं। और मैं आपसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि आप समझ सकते हो कि वीर सिंह चौहान जी हमसे जुड़ चुके हैं, सेना से सूबेदार हैं, सेवानिवृत्त हैं, एमईएस में रहे, इंजीनियर कोर के हैं। दोस्तों, अब इनसे मैं सवाल करता हूं कि आखिर आपको सेना की पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों समझ में आ रही है साहब, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो भदौरिया साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म पर जो है मौका दिया। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंडरी क्या है कि आपने सवाल किया कि हमें राजनीति में उतरने की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, जिस प्रकार से हम एक हंसते खेलते समाज को छोड़ के जाते हैं लगभग 30-30, 35-35 साल पहले, और एक लंबी अवधि हम जब सीमाओं पे व्यतीत करते हैं तो वहां का माहौल कुछ अलग होता है। और जब हम वतन में वापसी लौटते हैं एक लंबी अवधि के बाद में, तो जिस समाज को हंसता खेलता, जिस गुलदस्ते जैसे खिलता हुआ छोड़ के जाते हैं, तो वो माहौल नहीं पाते हैं। तो अंदर से कहीं एक कुंठित आत्मा होती है कि यार, देश को, समाज को हम कैसे छोड़ के गए थे, आज यहाँ पर क्या माहौल है। आपसी समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था वो वातावरण नहीं बचा, भाईचारा नहीं बचा, जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्रों में एक नफरतों की आग बयार बह रही है। आज टीवी चैनलों के माध्यम से आप देखते होंगे, कहीं महाभारत है, कहीं आर पार है, कहीं रण क्षेत्र है, कहीं यानी किस प्रकार के एपिसोड आते हैं। आज पूरे देश के अंदर नफरतों की आग लगा दी है और आज गलत दिशा में देश जा रहा है। तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस प्रकार से हम लोगों ने विचार किया कि अब इस देश को बचाने के लिए खाली जिम्मेवारी हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। हमारी एक पारी समाप्त हुई है, दूसरी पारी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और हम लोगों को बेल्ट लूज नहीं करना है, हमें बेल्ट लगातार बांधना पड़ेगा। वो हमारी सीमाओं की लड़ाई थी। ये लड़ाई हमारी यहाँ मतलब पंचायत से पार्लियामेंट तक की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आपने पहले ही कोट किया कि जब आप अच्छे लोग जब नहीं आएंगे आगे तो निकम्मे लोग आप पर शासन करते हैं, इसलिए जरूरत पड़ी है। बहुत अच्छी बात कही दोस्तों। जैसे मेरे व्यूअर सुने, इन्होंने कहा है कि मैं देश को, देश की सीमा को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित कर सकता हूं, तो क्यों न मैं देश के अंदर जो आताताई, अन्यायी, भ्रष्टाचारी उन लोगों को, इस देश के समाज को मैं मुक्त करूं और देश की सही दशा और दिशा तय करूं। हाँ दोस्तों, मैं दूसरा सवाल लाता हूं कि आखिर अभी तक आपने जो आपकी पार्टी बनी है उस पर क्या क्या चीजें, आपने क्या क्या प्रिपरेशन कर लिए, किस लेवल की आपकी तैयारी, कौन कौन लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ में पूरे हिंदुस्तान से, हर स्टेट से लगभग जितने हमारे फौजी भाई भी हैं, सिविलियंस भी हैं, संत महात्मा भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे अग्निवीर जो योजना लेके आई गई उसमें लगभग 7 लाख बच्चों के ऊपर जो है प्रयार किया, वो बच्चे सब कॉन्टेक्ट में हैं।
कुल मिलाकर के समाज का जो प्रबुद्ध जो गण है वो सब जुड़ चुके हैं सैनिकों के नाम पे, क्योंकि सैनिक पर जितना विश्वास इस देश के लोग करते हैं, इतना विश्वास किसी नेता पर नहीं करते, किसी व्यक्तिगत पार्टी पर नहीं करते। इसलिए हम तो पहले से ही परीक्षित लोग हैं और हम लोगों ने प्रमाणित किया है, हमारे को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो निष्कलंक टाइप के जो लोग हैं वो हम लोग हैं और इसलिए इस निष्कलंक लोग जो है साथ जुड़े हैं। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा, जो भी माँ का सपूत या कोई हमारी बहन अगर जुड़ना चाहती है, हम उसको स्वागत करते हैं। और यहाँ पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं तैयार करे, यहाँ देश के लिए कुछ कर गुजरने का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। पहली बार 543 सीटों में उतरने का हम लोग संकल्प ले रहे हैं। जैसा दोस्तों वीर सिंह चौहान साहब ने कहा कि इसके साथ पूरे भारत के पूर्व सैनिक, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी एक मोमेंटम है जो कि हम वन रैंक वन पेंशन और अन्य प्रकार की विसंगतियों को लेकर के हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जंतर मंत्र और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्टेटों में रैलियां हो रही हैं। लगातार सैनिक किसी न किसी संगठन के रूप में संगठित हो रहे हैं। अब इन सबको ये विचार कर लिया है कि अब हमने राजनीति में कूदना है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ताकि मैं और उनके साथ जुड़ने की बात कही जो देश के अंदर असहाय और पीड़ित लोग हैं, खासकर नौजवान हैं, संत महात्मा हैं जो चाहते हैं अपने धर्म और विचार प्रसार के जरिए के बदलाव लाए जा सके, वो भी सैनिकों के साथ जुड़ चुके हैं। बेरोजगार लोग जुड़ चुके हैं, नौजवान जुड़ चुके हैं, क्योंकि देश का पूरा समाज आज भी सेना पर भरोसा करता है। जैसा इसका रेफरेंडम है ऑफिशियली कि आज यदि कोई भी भरोसा करता है किसी पर आंख बंद करके, जो हमारा समाज है वो सैनिकों के ऊपर है, तो क्यों ना इस चीज को डोमिनेट किया जाए। अब मैं ये पूछूंगा कि अभी तक आपने क्या नाम रखा है और कौन कौन से लोग हैं जो आपके ऊपर जो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन बना है वो किस प्रकार का है? हाँ जी चौहान साहब। देखिए, चारों तरफ से तैयारियां हो चुकी हैं और इसका जो मेन एजेंडा है बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी का सफाया करना मेन मुख्य हमारा कारण है। देश का सर्वांगीण विकास जो कि आज तक नहीं हुआ है वो हमारा ये है। और हमारे साथ में पिछले 11 महीने से जो हमारा OROP का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के जितने भी हमारे सैनिक लीडर हैं उन सभी से तो कनेक्टिविटी है ही, उसी के माध्यम से एक आप भी हमसे जो हम भी आपसे जुड़े हैं। इस प्रकार से पूरा एक नेटवर्क सैनिक पूरे गांव में है और हर व्यक्ति जो एक्टिव फौजी है, ये मेरी आदत में शुमार कह लीजिए। जितने हीरे डायमंड हमारे बिखरे हुए थे, बड़ा धन्यवाद करता हूं मैं तो सरकार का जो भी संगति हुई इसमें, कहीं न कहीं पूरे हीरे बाहर निकल के आए हैं। और सारे हीरों से मेरी आदत है कि मैं सभी को उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेता हूं और उनको जोड़ने का, एक मंच पर लेके आने का, एक माला में पिरोने का हम काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे से काम हो चुका है। पूरा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और उधर राजस्थान से लेके आसाम तक हम लोगों ने पूरा का पूरा जो एक्टिव साथी हैं वो जुड़ चुके हैं। और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, जो भाई चाहता कि राजनीति में हम आगे कुछ बढ़िया कर सकते हैं, जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और होता है, मैं कहता हूं हर व्यक्ति में होता है, सैनिक में तो होता ही होता है। मैं उन सभी सैनिक भाइयों से, माँ भारती के वीर सपूतों से, रण बांकरों से अपील करना चाहूंगा, साथियों बड़ी मुद्दत से मौका मिला है। ये हमें नेता बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज ये माँ भारती करा रही है, ये माँ भारती चिल्ला रही है मेरे वीर लालो, है मेरे वीरों, आइए मुझे बचाइए, मैं लहू लुहान हूं। इसलिए मैं सभी अपने साथियों से अपील करना चाहूंगा, साथ आइए। हम अपना बाद में कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। यदि पूरे देश का सैनिक खड़ा हो जाता है, हुंकार भरता है, पूरा देश आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा साहब। इसलिए मैं अपने वीर सपूतों से कहना चाहूंगा, मेरे रणबांकरों से कहना चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म भाई साहब ने दिया है, हमारे कैप्टन भदौरिया साहब ने, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाने का भी आप काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का भी काम करेंगे। एक ही बार में सन 2024 में ऐसा ऐतिहासिक मूवमेंट होगा कि नेताओं को नानी याद आ जाएगी। अरे चौहान साहब, 2024 बहुत नजदीक है। जैसे आपने कहा कि हमारा राजनीति करना वो मकसद नहीं कि मैं अपने कुनबे को बढ़ाऊं या धन को बढ़ाऊं, वैभव को बढ़ाऊं। हमारा काम है कि इस देश की सेवा है, माँ भारती की सेवा के लिए। बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप 2024 आप बार बार बोल रहे हैं, तो 2024 आने में सिर्फ 15-10 दिन बाकी रह गए, लेकिन आपकी तैयारी क्या है वो लोग जानना चाहते हैं, वो बताइए हमें। भदौरिया साहब बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ मैदान में कूदे हैं। पिछले 12 साल से लगा हूं मैं और पूरी तैयारी है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अपने बंदे खड़े हो चुके हैं, हर स्टेट वाइज बंदे टीम खड़ी हो चुकी है, पूरी तैयारी के साथ कूदे हैं। इसमें बहुत पैसे का भी जो है अरेंजमेंट हो रहा है, हर साइड से तैयारी, सब पूरी तैयारी एकदम। तो क्या नाम रखा है आपने अपनी राजनीतिक पार्टी का?
सर हमारी, मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग पार्टियां लेके हम लोग चल रहे थे। एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं भी था। ऐसे ही 4 पार्टियां थी हमारी सैनिकों की। एक दिल्ली में थी जिसमें मैं था दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में नारायण अंकुशी जी थे, तमिलनाडु में थी, एक हमारी केरला में थी जिसके राधाकृष्ण जी थे। तो हमने लगभग चारों पार्टियों को मिला करके अभी एक पार्टी है जिसका भारतीय जवान किसान पार्टी नाम था, जिसका नाम में किसान भी था और जवान भी था, क्योंकि हम जवान क्षेत्र से, क्योंकि हम किसानों के घर से आते हैं। जो जवान होता है, जो जवान प्रोडक्ट है वो किसान का प्रोडक्ट है। हम किसानों के लाल हैं, किसान ही हमें खिला पिला करके सीमाओं की रक्षा करने भेजता है। तो इसलिए जवान और किसान, जिसमें दोनों नाम निहित हों, हमने उस नाम को सिलेक्ट किया और हमने अपनी पार्टियों को त्याग करके भारतीय जवान किसान पार्टी जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो वो पार्टी लेकर के हम चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा हमने अपनी पार्टी, बहुत छोटी छोटी स्टेट में पार्टी थी, हमने विलय करके एक पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय जवान किसान पार्टी रखा है और ये इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है और लगभग उन्होंने धन की बात की तो अपने जो लोग जुड़ेंगे उसी हिसाब से, और हमारा काम धन बल और बाहुबल से लोगों का दिल जीत, लोगों को डरा के जीतना नहीं है। हम तो उनके दिल में ऑलरेडी बसे हैं, बस हमारी आवाज उन तक कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि मीडिया, नेशनल मीडिया अभी हमें उतना तवज्जो नहीं देगा, तो हम छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है या जो भी कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, उससे हम इनकी अपनी आवाज, इनकी नहीं बोलूंगा मैं, अपनी आवाज, मैं भी एक सैनिक हूं, अपनी आवाज को उठाएं और ये आवाज इस देश में गूंजे और इनकी बात लोगों तक पहुंचे लगे। और इन्होंने कहा है कि नहीं, मैं 2024 में 543 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारूंगा और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं, सभी लोगों से जुड़ रहे हैं। और आपका क्या फर्दर एजेंडा है चौहान साहब? नहीं, बिल्कुल साहब, पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जितनी यूनियन टेरिटरी है उसमें भी उतारेंगे और पूरे स्टेटों में जो हम 543 सीटों पे उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। और लगभग नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के 2-3 स्टेट, बाकी पूरे हिंदुस्तान में सारे स्टेटों में हमारे जो है पार्टी स्टेट अध्यक्ष बन चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि 2-3 स्टेटों की हमने जिम्मेवारी लगाई। वहां पर अभी कल आसाम से फोन आया था, सुबेदार दास साहब हैं, उनकी नॉर्थ ईस्ट में हमने ड्यूटी लगा दी कि साहब वहां नॉर्थ ईस्ट में हम पहुंच नहीं पाए हैं, आप वहां से भी हमको स्टेट प्रेसिडेंट वगैरह दीजिए और स्टेट कमेटी वहां पर आप बनाइए। तो कुल मिलाकर के पूरे स्टेट वाइज टीमें खड़ी हो चुकी हैं और 543 सीटों पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी भदौरिया साहब। शायद बीजेपी, कांग्रेस भी आज तक 543 सीटों पर नहीं उतार पाई, क्योंकि हमारा इतना बड़ा परिवार है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम फौजी हैं, गांव गांव में फौजी। हमारा तो ऑलरेडी जो कैडर है, जो बूथ वाइज जो कैडर होता है, वो हमारा ऑलरेडी कैडर है। एक बार हमारे भाइयों को पता लगना चाहिए। आपने देखा होगा भी जंतर मंत्र होते, रामलीला मैदान हो, जैसे ही हुंकार भरी पूरे उमड़ पड़े थे। तो ये अंगड़ाई जब फौजी लेंगे तो पूरा देश का जवान और किसान खड़ा हो जाएगा कि पहली बार कोई जवान और किसानों का जो एक नारा दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कि जय जवान जय किसान, ना तो आज तक जय जवान की हुई है और ना ही जय किसान की हुई है। वो नारा साक्षात्कार करने का अब वक्त आ चुका है, क्योंकि जवान और किसान दोनों के साथ एक साथ आ रहे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कहा है माननीय हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान, और लाल बहादुर शास्त्री जी का ये लोगो था, मोटिव था। इसको पूरा करने के लिए अब जवान और किसान दोनों आगे आएंगे, तभी इनका भला होगा। ना ही अभी तक जय जवान की हुई है, ना ही जय किसान की हुई है। और हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने बताया सुबेदार वीर सिंह चौहान साहब हैं। ये लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बदलाव, ये प्रकृति का नियम है। हर चीज बदली। पहले कांग्रेस ने बहुत सारा राज्य किया, अभी बीजेपी कर रही। लोग पहले भी थे, पार्टियां पहले भी थी, आइडियोलॉजी पहले भी थी, लेकिन अब चीजें लोगों की कसौटी पर खरा उतरना और त्याग दिखाना समाज में जाके, और समाज के साथ जुड़ना, और ये सबसे बेहतर एक जवान कर सकता है, क्योंकि वो सीमाओं पर देश की रक्षा करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट करता है, प्राकृतिक आपदाओं में लोगों के गले से गले मिलाकर उनकी रक्षा करता है, और आज दिलों में भी बस रहा है। क्यों न हमें इस चीज को लेकर डोमिनेट किया जाना चाहिए। आप लोग इस चीज को हल्के में नले में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि किसी ने पहल की है तो आप उनका हौसला बजाई करें, और उनके लिए आप कम से कम एक मैसेज इनके नंबर पर जरूर करें कि हम आपके साथ हैं। मैं अब इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए और निरंतर इनके जो भी अपडेट है मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। हाँ, अंत में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़ना चाहूंगा और अपील भी करना चाहूंगा कि जो भी भाई जिसको हमारी बात ठीक लगी हो, तो वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट से मैं जरूर डालें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 8368
002355। ये मैं कॉन्टेक्ट नंबर है। और मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आओ माँ भारती के वीर सपूतों, अब ये माँ भारती आपको पुकार रही है। और एक अंत में एक बात कह करके, एक मेरे साथ में संत महात्मा अगर 2 मिनट का वक्त दें तो वो भी अपने बिल्कुल 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 परिवार बिल्कुल सर, बिल्कुल शहीद के भाई हैं स्वामी दयाशंकर जी। ऐसे संत शायद मुझे आज तक नहीं मिले होंगे इस पूरे देश में। बड़ी उसके साथ मैं एक बात कहता हूं कि जब सैनिक सीमा पर खड़ा होता है, सामने जब दुश्मन की गोली होती है, तब मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है वतन। तब सैनिक संकल्प लेता है, वो संकल्प होता है, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे जब तक है सांस इस सीने में, ऐ मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कभी न झुकने देंगे। इसी ताकत के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आगे निकले हैं और हमें पूरा विश्वास है, निश्चल और निष्कलंक हम ये काम करेंगे। देश की तकदीर और तस्वीर यदि कोई बदल सकता तो मेरा माँ भारती का वीर सपूत सैनिक बदल सकता है। नेताओं से कोई अपेक्षा और उम्मीद नहीं है। इसलिए आओ मेरे भाइयों, मिलकर के कुछ करें। अब मैं चाहूंगा महाराज जी अब मेरे साथ में बैठे, आइए महाराज प्लीज। सर जी प्रणाम। भदौरिया जी बहुत बहुत राम राम सबको, सभी दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम। माँ भारती के सपूतों के सभी माता पिता गुरुजनों को मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। और मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहता हूं, अभी तक आप वीर सिंह चौहान साहब को सुन रहे थे, वो कोई कवि नहीं थे। उन्होंने दिल से जो बातें कही उनके दिल में है, दिमाग से कुछ नहीं बोला। वो ना ही कोई नेता है ना कोई अभिनेता है, क्योंकि जो कैरेक्टर वो आज प्ले करना चाहते वो अंदर से है। और उसी भावनाओं को लेकर हमारे साथ एक संत जुड़ चुके हैं और इसमें पूरा योगदान दे रहे हैं, तन से मन से धन से पूरे देश में विचरण कर रहे हैं। और आपकी बातें ने आपको जगा रहे हैं, आपकी शक्ति को जगा रहे हैं। जैसे कि कहा था ना, हनुमान जी की शक्ति को जामन जी ने जगाया था, और जब जाके उन्होंने 7 योजन पार किया था। आज हमारे साथ ऐसे संत हैं। और सर प्लीज अपने विचार रखिए इसके ऊपर। भदौरिया जी, आपका जो प्रयास है, वास्तव में आप एक सच्चे सपूत हैं भारत माता के। आप सरहद से लौट के आए हैं, आपने समाज के हालात देखे हैं। चौहान साहब ने जो बात रखी है कि वास्तव में हमारे देश को दलगत राजनीति ने दलदल में फंसा दिया है। 47 के बाद जो हमारे क्रांतिवीरों ने सोचा था, जिस आदर्श के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जितने क्रांतिकारी थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत था। वो भी चाहते तो अपनी जवानी की रंगरेलियां मना सकते थे। यदि उन क्रांतिवीरों ने उन ज्यादती करने वाले फिरंगियों को, अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ा, उस कलंक को मिटाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया प्राणों की आहुति दे करके। आजादी के बाद इस देश में जिस तरह से संसदीय लोकतंत्र हावी हो गया, ये संसदीय लोकतंत्र जिस तरह से हावी हो गया और जिस तरह से दलाली की मानसिकता से देश में राजनीति हावी हो गई, अब इन दलालों को हटाने का काम सरहद से लौट के आप लोगों के जिम्मे है। क्योंकि आपने सीमाओं पे तो अपने खून खूब बहाया, इधर आपके पेरेंट्स, अभिभावक, माता पिता, क्योंकि आप भी बहुत सामान्य परिवार से आते, क्योंकि देश लूटा है, सैकड़ों साल आक्रांताओं ने इस देश को लूटा है, सब प्रकार से हमको इस देश ने लूटा है। इसलिए इन लुटेरों की तर्ज पर, अर्थात उसी अंग्रेजी स्ट्रक्चर पर, यह देश आज भी उसी शोषण और हिंसा के पृष्ठभूमि पर भुगत रहा है। आप समाज की पीड़ा से भलीभांति परिचित हैं। आप एक योग्य इस देश के सेना के अंग रहे हैं और आपके जितने साथी हैं, आपके लगभग जितने साथी होंगे, मेरा विश्वास है कि वो सेना से ही संबंध रखते होंगे, सिविलियन भी होंगे जो आपके अभिभावक होंगे, क्योंकि आप हम सब मिलके, मैं भी एक शहीद का भाई हूं, शहीद बीजी कौशिक 1388-1825 ESC, कश्मीर से डेड बॉडी नहीं आई, 12 जवान असम रेजिमेंट के और बड़े भ्राता, इनका पार्थिव शरीर नहीं मिला वृद्ध माता पिता को। और मैं बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके संकल्प लेके निकला हूं कि वयम राष्ट्रे जागृयामः पुरोहिता, इस राष्ट्र को यदि जरूरत है सबसे ज्यादा वो है समझ के विकास की। समझ की इतनी कमजोरी है समाज के अंदर कि आज आप उसी के अभाव में ये परिणाम देख रहे हैं कि लोग स्वास्थ्य के संदर्भ में इतने संकट में फंस गए हैं कि हमारे देश का स्वास्थ्य संकट में है। हमारे देश का आज जो हालात है, आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से समाज बड़ी इकाई है, लेकिन राज उस पर प्रभावी हो गया है। राज का इतना प्रभाव हो गया समाज पर कि समाज अपने स्वत्व को, अपने अस्तित्व को अभी अस्तित्व में नहीं ला पा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है, समस्त जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे देश के ईमानदार लोग हैं, जो सदाचारी हमारा वर्ग है पूरा, क्योंकि तीन संहारक जगत को हम बड़ी बात कहना चाहते हैं।
एक परिव्राजक होने के नाते तीन संहारक जगत को, क्योंकि अपने एक भगवान का नाम जगन्नाथ है, आप भली भांति परिचित होंगे जगन्नाथ से। अभी वसुधैव कुटुंबकम का आपने एक कार्यक्रम किया दिल्ली के अंदर, दुनिया भर के राष्ट्रों को यहां बुलाया, क्योंकि हमारा तो दर्शन ही वैश्विक है, भारत का वैश्विक दर्शन है। वसुधैव कुटुंबकम कम अयम न जहां परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा को परिवार के रूप में हमें एक सुंदर प्रबंधन देने के लिए भारत के नेतृत्व से उम्मीद है, एक परिव्राजक होने के नाते, कि जो ईमानदारी का चरित्र है। हमारे यहाँ एक स्लोगन आता है कि बेईमानी की जीत से ईमानदारी पूर्वक हार जाना हमारे भारतीय ईमानदार लोगों को पसंद है। बेईमानी की जीत से ईमानदारी पूर्वक पराजित हो जाना हमारे पूर्वजों को पसंद रहा है। इसलिए इसी आधार पर आपके पास, ठीक है, आपके पूर्वज लुटे हैं आक्रांताओं से, लेकिन आपका डीएनए शुद्ध है, आपके अंदर जो रक्त बह रहा है वो ईमानदारी का बह रहा है, कर्मठता का बह रहा है, कर्मशीलता का बह रहा है। इसलिए आपको तो युद्ध भूमि में आपके जो धर्म गुरु होते थे, आपके जेसीओ साहब, आपके जो धर्म शिक्षक होते थे आपके, वो आपको बताया करते थे गीता के वो श्लोक कि भैया नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः। तभी तो हमारा एक सैनिक वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर के भारत की संस्कृति को बचाने के लिए प्राणों की आहुति सीमाओं पे देता रहा, और इसी भाव से आप लोग अपने वीरत्व को प्रमाणित करते रहे। तो हमारा एक निवेदन है कि तीन स्तंभों को आगे आ जाना चाहिए इसी 24 में, क्योंकि इसी 24 में अच्छी नारियों को, जो हमारे अपने संज्ञान में पवित्र मातृशक्ति है, अंग्रेजों ने तो अपनी पूरी चाल चली, अंग्रेजी कानून अभी हम लोग भुगत रहे हैं, लंदन का लिव इन रिलेशनशिप भारत के ऊपर थोप दिया गया। लिव इन रिलेशनशिप की भारतीय संस्कृति को कहां जरूरत थी, पूछो आज व्यवस्था से, पूछो इन आईएएस से, पूछो इन पीसीएस से, पूछो आज के इस पॉलिटिशियन से। हमारे सारे मठाधीश, हम अपने देश के समस्त धर्म सत्ता के जिम्मेदार स्तंभों से पूछना चाहते हैं, आचार्यों से पूछना चाहते हैं, शंकराचार्यों से पूछना चाहते, समस्त अपने संप्रदायों के जो हमारे आचार्य प्रमुख हैं, धर्माचार्य हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि भारत की संस्कृति में तो हमारे 16 संस्कार होते थे। कन्यादान हमारे यहाँ कितना महत्व रखता था, अंग्रेजों ने पढ़ लिया था हमारे इस योग्यता को कि भारत के माताओं की कोख से जो योद्धा पैदा हो रहे हैं, जो संत प्रभृति जन्म ले रहे हैं, उसमें मूल में हमारी पवित्र मातृशक्ति का योगदान था। और अंग्रेजों ने कानून बना के हमारी उस पवित्रता को विखंडित किया। और आज वर्तमान में आप देख लो जिस तरह से वल्गैरिटी फैलती जा रही है, जिस तरह से नैतिक पतन हो रहा है, चारित्रिक पतन हो रहा है, पश्चिम की संस्कृति हावी होती जा रही है। हमें इन मूल्यों की रक्षा के लिए तीन स्तंभों को आगे आना ही चाहिए। तीन संहारक जगत को मित्रों, सती, संत और सूर, तीन संहारक जगत को। और हम यदि उसको जगत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको विश्व की व्यवस्था में भागीदारी करना है। अगर विश्व गुरुत्व की परिकल्पना कभी हमारे पूर्वजों ने चरितार्थ की थी, कहते ना पूर्वजों ने बहुत अच्छा जीवन डिजाइन किया था, लेकिन उसी लाइफ स्टाइल को जो ऋषियों ने जैसे जिया था, ईसावास इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कश्चित धनम। सारी दुनिया की युद्ध और युद्ध की विभीषिकाएं, शोषण, द्रोह, विद्रोह, युद्ध सिर्फ दो चीजों पर हुआ है, परधन और परनारी पर। जब किसी ने कुदृष्टि डाली है तभी आपस में टकराव हुआ है, संघर्ष हुआ है, युद्ध हुए हैं, विभीषिकाएं खड़ी हुई हैं, धरती उजड़ी है। इसलिए यदि भारत के चरित्रवान योद्धा इस बात को पूरी दुनिया के सामने प्रमाणित कर दें कि स्वधन स्वनारी में संतुष्ट रहना तो हमारी व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, लेकिन इस समय तो परधन और परनारी की तरफ जिस तरह से आदमी का दृष्टिकोण फिसलता जा रहा है, आदमी का चरित्र गिर रहा है, इसे रोकने के लिए हमें सच्चे योद्धा चाहिए। इस अंग्रेजी व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तित करके भारतीय संविधान में ठीक ठाक परिष्कार करके, करेक्शन करके आपको इस देश में परिवार मूलक प्रबंधन करने के लिए तीन स्तंभों को हम आह्वान करते हैं। सती नारियां, संत प्रवृत्ति के जो सच्चे संत हैं, पाखंडी नहीं, सचो वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगहीनास।
हम पाखंडियों का विरोध करते हैं, क्योंकि हनुमान जी के मार्ग में पाखंडी कालनेमी भी बहुत आए। रावण भी यति का वेश धारण करके मां सीता को किडनैप करके ले गया। हमें ऐसे पाखंडी नहीं चाहिए कि जिनका सिर्फ चोला हो रंगा हुआ, जिनका तन मन वचन कर्म, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। तो मन वचन कर्म की एकता के साथ जो प्रमाणित होगा वही सच्चा सूरवीर होगा, वही सच्चा समाज महात्मा होगा, वही समाज का सदाचारी ईमानदार समाज का मुख्य घटक होगा। हम उनका आह्वान करते हैं कि आओ, तीन संहारत जगत को सती संत और सूर, और तीन बिगाड़त जगत को, तीन बिगाड़त राष्ट्र को, तीन बिगाड़त समाज को कपटी कायर पूर। तो जो कपटी कायर पूर, जिनकी कथनी खरनी भिन्न जहां है, चरित्र नहीं पाखंड वहां है। वर्तमान में जो देश में व्यवस्था चल रही है 76 साल से, ये पाखंडियों के द्वारा चल रही है, क्योंकि कथनी करनी में बहुत भिन्नता है। अब इस भिन्नता को देखते हुए हमारा योद्धा आंदोलित है, और पंचायत से पार्लियामेंट तक आप लोग आगे बढ़ो। आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, प्रकृति की कृपा मिलेगी, समस्त संतों का आशीर्वाद मिलेगा, और पीड़ितों की जो पीड़ा है वो आपको आगे बढ़ाएगी, है ना। दूसरों के कष्ट निवारण के लिए आप योद्धा हो, आगे आओ। हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपके माता पिता को पुनः प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा भी संपर्क नंबर ले लो, मैं परिव्राजक स्वामी दया शंकर दास, 90064468। एक बार फिर दोहराता हूं, एक मेरा जो इस पूरे मूवमेंट का एक जो अभी महाराष्ट्र का हमारा कैडर खड़ा हुआ है, लगभग वहां 6 लाख हमारे योद्धा, जिनको हम कहते हैं कि मराठा, जिन्होंने पानीपत तक खदेड़ा था आक्रांताओं को। ऐसा हमारा नारायण अंक से एक योद्धा, जिसको हमने अपनी टीम का अभी मुखिया बनाया है, नारायण अंक से, जो आपका एक सोल्जर है, योद्धा है, एक ऐसा आपका मराठा सैनिक है जिसने इस मूवमेंट में तन मन धन सब कुछ अपना निछावर कर दिया है। आइए आप सब लोग अपने इस भारत की अस्मिता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना योगदान करें, मन वचन कर्म से अपनी राष्ट्रभक्ति को प्रमाणित करें। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी ने आपके प्रयास को थैंक यू। प्रणाम गुरुजी ने जैसे कहा कि नैतिक और हमारा चरित्र का पतन हो रहा है, और समाज के अंदर हमें 3 स्तंभ चाहिए, पवित्र सती, पवित्र संत और पवित्र शूर। यही लोग बचा सकते हैं, कनकी कपटी कायर और क्रूर से बचा सकते हैं। इसके लिए आह्वान किया है, और ये बड़ा संगठन है। एक नारायण अंकुशे का उन्होंने खुलासा किया। गुरुजी ने अपना नंबर दिया 9005764468, और आप इसके भागीदार बनोगे। आप इतिहास जो चल रहा है इसको बदलने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप लकीर के फकीर मत बनिए, भेड़ चाल मत बनिए। आपके आसपास, आपके घरों में आज आप सब त्रस्त हैं सामाजिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को, और सब चीजें बदलती जा रही, बहुत सारी चीजें, जैसे गुरुजी ने कहा है। और आज सूबेदार वीर सिंह चौहान गुरुजी हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।